हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई सच्ची कहानी के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही दुख भरी कहानी है और इस कहानी से खासकर लेडीजें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगी, किस तरीके से उन्हें अपनी ज़िंदगी बितानी चाहिए और किस तरीके से समाज में रहना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी हार नहीं माननी है और लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। जी हाँ दोस्तों, आजकल बहुत तेजी से जो वीडियो वायरल हो रही है वो कोलकाता की एक लेडी डॉक्टर जिसके साथ बहुत ही ज़्यादा दरिंदगी हुई है और लोगों ने बहुत ही बेरहमी से उसकी हत्या की है। हत्या करने के साथ साथ उन लोगों ने गैंग रेप भी किया है। जी हाँ दोस्तों, जिसने उसके साथ गलत किया था उसका नाम संजय था और जो हॉस्पिटल में कभी कभार आया जाया करता था। आपको बताते चलें, जिन लोगों ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी उनमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर की टीम और जब उस लड़की का पोस्टमार्टम किया तो उसमें 120 ml सीरम पाया गया, जिससे ये साबित हुआ है कि लेडी डॉक्टर के साथ संजय ने अकेले रेप नहीं किया, बल्कि उसके साथ और भी उसके कई सारे साथी भी थे। अब मामला ये आता है, पता क्लियर ये करना है कि क्या उसमें से डॉक्टर भी मिले हुए थे। इसीलिए अगर उस डॉक्टर लेडी के साथ अगर एक शख्स ने उसके साथ दरिंदगी करने की कोशिश की होती तो वो लेडीज डॉक्टर अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर देती, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता था। वो लेडी डॉक्टर 31 साल की थी, लेकिन हष्ट पुष्ट थी, वो एक शख्स के डट कर मुकाबला कर सकती थी। जी हाँ दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें ऐसा ही कुछ है जो आज हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, लोगों को यानी कि लेडीजों को समझाने की कोशिश करेंगे। दरअसल खासकर उन नाबालिग लड़कियों के बारे में जो दिन पे दिन दरिंदगी का शिकार होती जा रही हैं, उन लोगों की हवस का शिकार हो रही हैं। दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले ही एक कन्नौज में जो समाजवादी पार्टी का एक नेता था जिसका एक कॉलेज था और वो उस नाबालिग लड़की 12 साल की लड़की के साथ रेप करने की कोशिश करता है और इसके बाद उस लड़की ने 112 नंबर पर कॉल किया और पुलिस की मदद से उस शख्स को जेल तक पहुंचाया। जी हाँ दोस्तों, उस लड़की ने ये करके साबित कर दिया कि कोई एक शख्स लड़की का बाल बांका नहीं कर सकता। उस नेता को भी 14 दिन की जेल हुई है। अब कोर्ट क्या फैसला लेता है, उसे कौन सी सज़ा मिलती है, ये इसका वीडियो हमने ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुके हैं। तो जिसने भी नहीं देखा वो हमारे अकाउंट पे जाओ और उस वीडियो को जरूर देखो। जी दोस्तों, अब आते हैं आज की कहानी पर, जो हम आज कहानी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो संजना और विनोद की कहानी है। संजना एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और जो विनोद था वो एक प्रॉपर्टी डीलर था, यानी कि उसका रहन सहन थोड़ा संजना से अच्छा था। जब संजना मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, उसके जो पिताजी थे वो नोएडा में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करते थे और वो जॉब कर कर ही वो अपनी बेटी को पढ़ाते लिखाते हैं और उसे इस काबिल बनाते हैं कि उसने अपनी एक बच्ची के साथ अपने जीवन को आज तक अच्छे से जिया है, अकेले जिया है और उनकी लड़की आज इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो IPS की तैयारी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए वीडियो में एंड तक। और वीडियो में आगे बढ़ने से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी अभी हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, ये कहानी हर लड़की के पास जानी चाहिए, हर एक लेडीज़ के पास जानी चाहिए, ताकि वो इस वीडियो के माध्यम से कुछ करने का जुनून उनके अंदर आए और वो इसे हैवानियत जो करते हैं लोग उनके साथ मुकाबला कर सके। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अब वीडियो में आगे और बताते हैं विस्तार से कि आखिर संजना के साथ हुआ क्या था। दोस्तों, जब संजना के पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और वो कुछ पैसे कमाते थे, उन्हीं कुछ पैसों से अपनी बेटी को बहुत ही अच्छी शिक्षा देते हैं और लोगों से लड़ने की शिक्षा भी देते हैं, उन्हें सबक भी देते हैं कि उन्हें दुनिया के समाज के लोगों के सामने किस तरीके से रहना है और अगर उनके साथ गलत होता है तो उनका मुकाबला कैसे करना है। लड़की किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती, लड़की अगर चाहे तो उसके साथ कोई भी नज़र उठाकर भी नहीं देख सकता। और वहीं अगर समाज में लड़कियों की इज्जत पे बात आ जाए तो आज समाज में
ज़्यादातर नाबालिग लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, वो लोगों की हवस का शिकार बन रही हैं। संजना के पिता से एक शख्स मिलता है और कहता है कि तुम अगर अपनी बेटी की शादी करना चाहते हो तो मेरे जानकार में एक लड़का है जिसका नाम विनोद है, जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है और उसके पास बहुत सारा पैसा है, बिजनेस है। उसे दहेज की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस वो सिर्फ एक पढ़ी लिखी सुशील लड़की चाहता है जिससे वो उसका घर संभाल सके। दोस्तों, संजना के जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि जब प्रॉपर्टी डीलर है तो वो दान दहेज बहुत मांगेगा और मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि हम उन्हें दान दहेज दे सकें। लेकिन वो व्यक्ति तभी मना कर देता है और कहता है कि उन्हें दान दहेज देने की कोई ज़रूरत नहीं, उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। दोस्तों, इसके बाद जो संजना के पिताजी होते हैं वो नोएडा से उस विनोद के घर जाते हैं रिश्ता लेकर, और उसके माता पिता के सामने अपनी बेटी का रिश्ता रखते हैं। इसके बाद विनोद के माता पिता उस संजना को देखने आते हैं और उसे देखते हैं तो उसे पसंद कर लेते हैं। अब विनोद भी संजना को पसंद कर लेता है और संजना भी विनोद को पसंद कर लेती है, लेकिन कहते हैं कि एक कुछ पल मिलने से किसी के अंदर का जो जानवर छुपा होता है उसे हम नहीं पहचान सकते। वो उस टाइम इतना अच्छा बनने की कोशिश करेगा मानो कि समाज में उसके बराबर का कोई है ही नहीं, और वो शायद हमें इस तरीके से रखेगा कि दुनिया में ऐसे कोई रख ही नहीं सकता। दोस्तों, इसके बाद जब शादी तय हो जाती है, रिश्ता पक्का हो जाता है, इसके बाद विनोद और संजना दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जैसे ही संजना उस घर की बहू बनती है वैसे उस पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। जब अत्याचार संजना पर शुरू हो जाता है, वो संजना जो थी वो कभी घर का काम नहीं की थी, क्योंकि उसने अपना सारा जीवन पढ़ाई और लिखाई में लगाया था और वो पढ़ने में बेहद अच्छी थी। जब वो पढ़ने में ज़्यादा काफ़ी अच्छी थी तो ससुराल में जाते ही उसे घर गृहस्थी में डाल दिया जाता है और उससे खाना बनवाया जाता है। लेकिन तभी संजना जब कभी चाय बनाती थी और जब चाय देने जाती थी तो उसके हाथ से कभी एक दिन कप छूट कर गिर जाता है और वो कप टूट जाता है। तभी जो संजना की माँ होती है वो संजना को काफ़ी सारा सुना देती है और कहती है कि तुम छोटे घर की हो तो कायदे से काम करो, शायद तुमने इतनी अयासी, इतना पैसा और इतना अच्छा घर, इतना अच्छा खाना शायद तुमने अपने जीवन में नहीं देखा होगा। दोस्तों, अब संजना को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है क्योंकि संजना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे आगे रखती थी और वो उसके खिलाफ, अपने घर वालों के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनती थी। अब उसके माँ बाप की परवरिश पर सवाल उठाया गया, उसके माँ बाप की गरीबी पर सवाल उठाया गया। इस वजह से संजना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, उसे बहुत बुरा लगता है। जब संजना को बुरा लगता है तो वो वही चीज़ अपने पति को बताती है, यानी कि विनोद को बताती है, तो विनोद भी उसे डांट फटकार कर शांत कर देता है और कहता है कि मेरे घर वाले जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद संजना शांत हो जाती है और अपनी माँ के पास फ़ोन करती है, कहती है कि माँ, जहाँ पर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आए हम वहाँ एक मिनट भी नहीं रह सकते। यहाँ पर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की बिल्कुल भी कदर नहीं है, और तो और हमारे माँ बाप पर भी, परवरिश पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद संजना की माँ संजना को समझाती है और कहती है कि तुम्हारे अभी ससुराल में कुछ ही टाइम हुआ है, इस वजह से तुम्हें ससुराल वालों को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, सुनो और अच्छे से उनके साथ रहने की कोशिश करो। दोस्तों, अब संजना समझ जाती कि शायद माँ ठीक कह रही है। संजना अपनी माँ की बात मान लेती है। जब संजना अपनी माँ की बात मान लेती है तो फिर से उस घर में अच्छे से रहने लगती है और कोई कुछ कहता था तो उसे इग्नोर कर दिया करती थी, किसी को जवाब नहीं देती। अब तो ताने पे ताने संजना को देने लगे थे। और एक दिन जब संजना अपने पति के साथ लेटी हुई थी, तभी रात का वक्त था और संजना इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी। उसी वक्त विनोद के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें रिंग बजती है। जब रिंग बार बार नोटिफिकेशन आ रहे थे तो संजना देखती है कि आखिर इतनी रात में क्या नोटिफिकेशन आ रहे हैं। अब विनोद इतनी गहरी नींद में सोया हुआ था कि उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ रहा है, कौन सा मैसेज आ रहा है, कौन सा कॉल आ रहा है, इन सब पे ध्यान नहीं दे पा रहा था क्योंकि विनोद बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में था। दोस्तों, इसके बाद जब संजना उसका फ़ोन चेक करती है तो पता चलता है कि विनोद का कई लड़कियों के साथ अफेयर था और कई सारे मैसेज पड़े थे जिस पर वो शारीरिक संबंध बनाया करता था। उन सारी चीज़ों का जब संजना को पता चलता है तो संजना
उसे सुबह उठते ही उससे झगड़ा करती है और इसके बाद उसे छोड़ने का फैसला करती है। दोस्तों, इसके बाद संजना अपनी माँ के पास फ़ोन करती है और कहती है कि माँ मुझे बुला लो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। विनोद का कई लोगों के साथ अफेयर चल रहा है और जिनके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है। संजना अपने पति से कहती है कि हम सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, सब कुछ शेयर कर सकते हैं, लेकिन तुम किसी दूसरी लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाओ, ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। दोस्तों, इसके बाद विनोद कहता है कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करो, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे रहना है वो हम सोचेंगे, तुम होती कौन हो मेरे बारे में सोचने वाली। दोस्तों, इसके बाद संजना को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और संजना अपने घर से निकलकर सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद विनोद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराती है। मुकदमा दर्ज कराने के बाद वो अपने उससे विनोद से डिवोर्स लेती है और डिवोर्स लेने के बाद वो अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। जब माता पिता के साथ रह रही थी तब वो सोचती है कि आखिर माता पिता पर कब तक बोझ बन के रहूँगी। तभी वो, दोस्तों इससे पहले आपको बताते चलें कि जिस टाइम उसने अपने पति को छोड़ा था, संजना ने अपने पति को छोड़ा था, उस टाइम उसके पेट में पल रहे बच्चा लगभग 4 महीने का हो चुका था। मुझे बच्चा नहीं चाहिए और उसके पेट में लात मारता है और कहता है कि तुम इस बच्चे को गिरा दो। दोस्तों, इसके बाद वो कहती है नहीं, हम इस बच्चे को जन्म देना चाहते हैं और मुझे इस बच्चे को जन्म देना है। दोस्तों, इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और फिर उसका कुछ समय के बाद एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म देती है। जब बेटी को जन्म देती है, बेटी लगभग 5 साल की हो चुकी थी, तभी संजना अपनी फ्रेंड के पास फ़ोन करती है और कहती है अगर तुम्हारे यहाँ पर कहीं जॉब हो तो आप हमें बता दो, क्योंकि मेरी बेटी भी हो गई, अब मुझे बेटी को पढ़ाना लिखाना भी है, अब माँ बाप पर कब तक बोझ बन कर रहेंगे। दोस्तों, इसके बाद उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम किसी कंपनी में काम मत करो। दोस्तों, आपको बता दें कि जो संजना की फ्रेंड थी वो एक कंपनी में एचआर की पोस्ट पर जॉब किया करती थी। इसके बाद संजना से वो बोलती है कि मेरे घर के पास में एक कॉलेज है, स्कूल है जो इंटर तक मतलब 12th तक क्लासेस उसमें चलते हैं, तुम चाहो तो हम उसमें बात करें। तभी संजना कहती है कि ठीक है, मेरे पास अभी कुछ टाइम है, तुम बात कर लो और इसके बाद मुझे बताओ। दोस्तों, इसके बाद उसकी फ्रेंड बात करती है और संजना को उसी स्कूल में जॉब दिला देती है। जब संजना यहाँ से जाती है, उसका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में वो सिलेक्ट कर ली जाती है। दोस्तों, जब वो वहाँ पर जॉब करने लगती है तो जो वहाँ का प्रिंसिपल होता है वो उसके काम से बहुत ज़्यादा खुश होता है और देखते ही देखते जब धीरे धीरे जब जुलाई का महीना लगता है तो अब स्कूल में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने लगी थी, क्योंकि बच्चे एडमिशन कराने के लिए आने लगे थे। जब भीड़ लगती थी तो प्रिंसिपल ने अपनी प्रिंसिपल का पद कुछ दिनों तक संजना को दे दिया था। कहा था कि तुम इस पद को संभालो और तुम सीखो कुछ कि बच्चों का एडमिशन कैसे होता है। दोस्तों, आपको बताते चलें उसी वक्त विनोद पहुंच जाता है उसी स्कूल में अपने बच्चे को लेकर, और तब वो अपने बच्चे को टेस्ट दिला रहा था और तभी वो विनोद वेटिंग रूम में अपने बच्चे का वेट कर रहा था। जब वेटिंग रूम में वो बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र संजना पर पड़ती है और देखकर वो वहाँ से मुंह घुमाकर बाहर निकलने लगता है। जब बाहर निकलता है तो संजना की नज़र विनोद पर जाती है, तो सोचती कि इसने तो मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया था, आखिर अब ये यहाँ क्या करने आया है। तभी वो उसे बुलाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी विनोद पूछता है, कहता है यही सवाल हमें तुमसे भी करना है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। दोस्तों, इसके बाद संजना को बताती है कि हम अभी यहाँ पर प्रिंसिपल की पोस्ट पर हैं और हम ही एडमिशन कर रहे हैं। दोस्तों, अब जब वो उसका बच्चा टेस्ट दे रहा था तो उसी के बीच में उन दोनों की मुलाकात होती है। तभी वो विनोद कहता है कि हम अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए आए हैं, जो मेरा बच्चा अभी टेस्ट दे रहा है। तभी संजना बोलती है कि तुम्हारा बच्चा कैसे। तभी विनोद कहता है कि तुम्हारे आने के बाद हमने शादी कर ली और शादी करने के बाद हमारा एक लड़का भी है जिसका हम एडमिशन कराना चाहते हैं। दोस्तों, इसके बाद दोनों की बातचीत होती है और तब संजना बताती है तो विनोद पूछता है कि तुम तो नोएडा में रह रही थी, आखिर तुम यहाँ दिल्ली में कब शिफ्ट हुई हो। तभी संजना कहती है कि हम यहाँ पर नौकरी करते हैं, हमारा रूम भाड़ा अच्छे खासा खर्चा निकल आता है और हम अपने बच्चे के साथ यहीं पर रहते हैं। जब वो बच्ची की बात सुनता है तो पूछता है तुम्हारी बच्ची, क्या तुमने भी शादी कर ली है। तभी संजना कहती है कि हमने शादी नहीं की, ये तुम्हारा बच्चा है जो
जो उसे तुमने पेट में लात मारा था उसी को हमने जन्म दिया है और अब वो लगभग 5 साल की हो चुकी है। तभी विनोद कहता है कि मेरी बेटी कैसी है, मुझे देखना है उसे, प्लीज़ मुझे एक बार देखने का मौका दो। तभी संजना कहती है कि तुम किस हक से ये बोल रहे हो, कौन-सा तुमने उसे देखा है? कब तुम उसे देखने आए हो? उसने तो अपने बाप का प्यार भी नहीं, अपने बाप को पहचानती भी नहीं है, उसने अपने बाप की शक्ल भी नहीं देखी है, ये मौका हम तुम्हें हरगिज़ नहीं देंगे। इतना कहने के बाद संजना अपने ऑफिस में चली जाती है। इसके बाद उसके विनोद के बच्चे का एडमिशन करती है। अब विनोद अपने बच्चे से मिलने के बहाने संजना से मिलने आने लगा था। जब संजना से मिलने आने लगा था तो संजना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और अपने सिक्योरिटी गार्ड को कहती है कि जब तक हम ना कहा करें, हमसे किसी भी बच्चे के गार्जियंस को मिलने की अनुमति मत दिया करो। दोस्तों, अब विनोद को रोकने के लिए संजना ने सिक्योरिटी गार्ड भी लगा दिया था। दोस्तों, इसके बाद 4-5 महीने के बाद संजना की लाइफ में एक और लड़के की एंट्री होती है, जिसे संजना समझती थी कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो लड़का भी उससे प्यार नहीं करता था। लड़का उससे मीठी-मीठी बातें करता था और उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी संजना कहती है कि हम तुमसे तभी मिलेंगे जब तुम मेरे से शादी कर लोगे। लेकिन उस लड़के को संजना के बारे में सब कुछ पता था कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है और उसकी एक बेटी भी है। दोस्तों, इसके बाद वो लड़का एक दिन होटल में जाता है और रूम लेता है और दारू पीता है। दारू के नशे में संजना को फ़ोन करता है और कहता है कि हमने रूम बुक कर लिया, अगर तुम चाहो तो तुम रूम में आ सकती हो हमसे मिलने, मुझे तुमसे मिलने का बड़ा ही मन कर रहा है। लेकिन तभी संजना मना कर देती है और संजना समझ जाती है कि वो भी उसकी हवस का शिकार बन रहा है। दोस्तों, इसके बाद वो संजना उस लड़के को भी छोड़ देती है और अपनी ज़िंदगी आज भी अकेले बिता रही है। दोस्तों, आपको बता दें, संजना की बेटी अब बहुत बड़ी हो चुकी है और वो आईपीएस की तैयारी कर रही है। दोस्तों, संजना भी एक लड़की थी, अगर वो चाहती तो वो दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन कई लड़कों ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की है। हम खासकर उन लेडीज़ों को ये सूचना देना चाहेंगे जिनका खासकर तलाक हो जाता है। अगर तुम कुछ करने पर खड़े हो जाओ तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप कर ना सको। दोस्तों, अगर आप मैं उस महिलाओं से यही कहना चाहेंगे, अगर आपके साथ अत्याचार हो रहा है तो उस इंसान के साथ एक पल भी मत रहो और उससे छुटकारा पाओ और अपनी ज़िंदगी को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ। दोस्तों, आपकी इस वीडियो में, इस कहानी में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।